हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज के इस क्लास में हम पदार्थ विज्ञान, परमाणु अणु का जो भी पढ़ा है ना उसका प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपकी ये बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए और आपकी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आपने थ्योरी पढ़ ली होगी। थ्योरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे याद करने लायक चीज़ें थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती थी। तो वो आपको दिमाग में रखना है और उसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है? ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा, वापस रिवाइज कर लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? नंबर, जो प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में, थ्योरी की क्लासों में हमने पढ़ा था कि परमाणु संख्या क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या को जब दोनों को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कैल्शियम। तो ठीक है, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? अपने बोला था, याद रखना। कैल्शियम को किसे लिखते हैं? Ca से। ठीक है, अब 32 यूनिट होता है, 40 यूनिट होता है, 32.5 यूनिट होता है, 14 यूनिट होता है। तो कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, इसके साथ हम देख लेते हैं कि 32 किसका होता है? 32 किसका होता है? 32 होता है सल्फर का। ठीक है, तो मिटा के अपन वापस लिखते हैं। 32 किसका होता है? सल्फर का। 32 होता है सल्फर का। याद होना चाहिए ये चीज़ें, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम को सी से लिखते हैं, इसका द्रव्यमान होता है 40। कैल्शियम द्रव्यमान 40। ठीक है, 32 के 32 किसका होता है? सल्फर। सल्फर यार। ठीक है, इसको इसका चिन्ह क्या है? एस। ठीक है, 35.5 किसका होता है? क्लोरीन, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Cl। 14 किसका होता है? 14 होता है नाइट्रोजन का, इसको लिखते हैं नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। ठीक है, ठीक है। अब टेट्रा परमाणुकता टेट्रा परमाणु परमाणुकता वाला तत्व है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणुकता क्या होती है। परमाणु परमाणुकता, अणु में कितने परमाणु होते हैं? अणु या यौगिक में कितने परमाणु होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कितने परमाणु होते हैं उसको परमाणुकता कहते हैं। इसको ये आपने पढ़ा था, इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। इसको परमाणुकता कहते हैं। जो क्या बात है? परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, अब टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, मोन अब टेट्रा का मतलब 4 होता है। मोनो का मतलब होता है एक, ये चीज़ भी याद रखना। डाई का मतलब होता है 2। ट्राई का मतलब होता है 3। टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आपका। ये ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है टेट्रा परमाणु परमाणुकता वाला तत्व है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस को सिंबल क्या है? पी, इसको P4 लिखा जाता है। ठीक है, अब हीलियम हीलियम की परमाणुकता क्या होती है? सबसे पहले बताओ कि हीलियम का चिन्ह क्या होता है? हीलियम का साइन होता है He। इसकी परमाणुकता होती है 1। हीलियम की परमाणुकता कितनी होती है? 1। ठीक है, नाइट्रोजन को लिखते हैं N। N की परमाणुकता होती है 2। ठीक है, क्लोरीन को लिखते हैं Cl। इसकी परमाणुकता होती है 2। ठीक है, दो परमाणुकता को बोलते हैं डाई एटॉमिक्स। ठीक है, दो परमाणुकता को क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक्स। डाई एटॉमिक। ठीक है, तीन परमाणुकता को बोलता है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मतलब परमाणु भार को बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है। इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि
Al2SO4 का होल थ्राइज में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले कि ऑक्सीजन का प्रतिशत मतलब द्रव्यमान में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, द्रव्यमान में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, इसमें द्रव्यमान देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रतिशत मतलब द्रव्यमान का प्रतिशत, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सबसे सिंपल फॉर्म लिखते हैं, इसमें कितना है, 2 एल्यूमिनियम है प्लस बड़ा वाला कोष्टक आ गया बाहर, ठीक है। सल्फर 1 है प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, इसका ऑल थ्राइज है, ठीक है। अपन जानते हैं एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27, याद रखना एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27, सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इन तीन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो 2 × 27 प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 प्लस 4 × 16, इसका ऑल थ्राइस, ठीक है। 27 × 2 कितना होता है, 54, ठीक है, प्लस 32 प्लस 16 × 4 कितने होता है, 48, 48 × 3, ठीक है, 54 प्लस कितना होगा ये, 32 और 48 होता है 80, ठीक है, 80, ये कोष्टक है, इंटू इसको 3 करना, ठीक है। तो 54 प्लस 38 कितना होता है, 24, 240, ठीक है। तो अपना कितना हो गया, टोटल कितना होगा, 240 प्लस 50 कितना होता है, 290 प्लस 4, 294, टोटल बाहर कितना हो गया, 294, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन देखो, चार चार ये ऑक्सीजन है, इसको 3 से गुणा कर मतलब 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो इसका प्रतिशत, ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होगा, ऑक्सीजन परसेंटेज होगा 12 × 16/294 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका आंसर आएगा 56.1%, ठीक है। अपना आंसर क्या होगा, 56.1%, ठीक है। इसका ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, तो इस अब लोग पूछते हैं कि परमाणु परमाणु भार एग्जाम में पूछा जाता नहीं, बट परमाणु भार को यूज करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो आपको परमाणु भार को यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। तो परमाणु भार याद करना बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। परमाणु भार हम आवर सारणी पढ़ेंगे ना, तब 50 से 60 तक हम उधर याद कर लेंगे, बट अभी अभी इंपॉर्टेंट जो भी बता रखा है उसको याद करो, इससे आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आवेश को वहन करता है, इलेक्ट्रॉन आवेश को वहन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेश को वहन करता है। तो अपने हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी बातें बताइए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, खोज इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी, जे जे थॉमसन ने किसी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, नेगेटिव में, नेगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, याद रखना, इसको सी से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, मास होता है 9.10 × 10⁻⁻21 kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रयोग के दौरान हुई थी, जे जे थॉमसन ने कौन सा प्रयोग, जे जे थॉमसन कौन सा प्रयोग करे थे जब इलेक्ट्रॉन की खोजी, तो इसका इसका आंसर होगा कैथोड, कैथोड किरण पर प्रयोग कर रहे थे उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर करते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर हम देखते हैं अब, ठीक है। इसका आंसर हो जाए, इलेक्ट्रॉन आवेश को वहन करता है, इलेक्ट्रॉन किस आवेश को वहन करता है, ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन किस आवेश को वहन करता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक किसको, धनात्मक कौन वहन करता है, इसका आंसर होगा प्रोटॉन। शून्य मतलब जीरो, जीरो किसको होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻9 मीटर होता है, 10⁻⁻9 मीटर में होता है, इसका आंसर याद रखना। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है।
10⁻⁹ मीटर को क्या बोलते हैं? 9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, आपसे कोई पूछे जाए कि 1 नैनोमीटर कितने किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ये हमने पढ़ा कि परमाणु है, ये परमाणु होता है। ठीक है, इसके अंदर नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर हमने पढ़ा 3 चीज़ें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन तो जो परमाणु के चारों ओर की कक्षाएं होती है ना, उसमें घूमता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता है। तो पीछे बचा कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इधर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं होती है उसमें घूमता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के अंदर कौन से मूल कण होते हैं? ठीक है, अभी पढ़ा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। कितने मूल कण होते हैं परमाणु में? 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 मूल कण होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब करते हैं अगले आगे आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसका योग है। अभी अभी पहला क्वेश्चन किया था द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को, ठीक है, द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। एक द्रव्यमान भार होता है, एक परमाणु भार होता है, एक द्रव्यमान संख्या होता है, एक परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या को और क्या लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या को और बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ठीक है, ये बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कि को ही द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना। तो ये परमाणु है, परमाणु के अंदर होता है नाभिक, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन हो गए वही होगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से याद रखना। ठीक है, ठीक है। और ये पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो सिर्फ केवल प्रोटॉन का योग होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान भार। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं द्रव्यमान भार, और सिर्फ प्रोटॉन को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। याद रखना। ठीक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। कल हमने पढ़ा था कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके सापेक्ष में मापा जाता है? परमाणु भार किसके सापेक्ष में मापा जाता है? किसके रिलेटिव में मापा जाता है? तो परमाणु भार कार्बन 12 के सापेक्ष में मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ठीक है, और कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। जैसे कोई यौगिक एक्स लिख रहा है तो यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको बोलते हैं परमाणु भार। मैं लिख देता हूँ इधर, कैल्शियम 20 और 40। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं पूछूं कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या आ गई, तो नीचे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या, और जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं परमाणु परमाणु ऊपर जो लिखा जाए उसको बोलेंगे परमाणु परमाणु भार। क्या बोल देंगे? परमाणु भार। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परमाणु में 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अब बताना। अब मैं अब देख 1 मिनट सोच के बताना कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी। अभी अभी बताया मैंने द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो अब इसका आंसर बताइए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? सबसे पहले देखो कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अभी देखिए। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है ना, प्रोटॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। को ही द्रव्यमान संख्या कहा
जाता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक परमाणु में 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। तो परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, तो उसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? उसका आंसर होगा 9। अब अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द्रव्यमान भार या परमाणु भार, परमाणु भार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका द्रव्यमान भार और परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इधर प्रोटॉन कितना है? 9 प्लस न्यूट्रॉन 10 है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 19, 19 यूनिट। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे कोई, मैंने एक वस्तु है 5 kg की। ठीक है, एक वस्तु है 10 kg की। ठीक है, एक वस्तु है 2 kg की। एक वस्तु है 7 kg की। ठीक है, अब पूछ रहे वस्तु की मात्रा। देखिए, वस्तु की मात्रा इधर 5 kg था, इधर 10 kg था, इधर 2 kg था, इधर 7 kg है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, इसमें से कौन सी चीज़ अपरिवर्तित रहेगी? आयतन अपरिवर्तित रहेगा। देखो, जैसे 5 kg में इतना बड़ा आयतन, 10 kg में छोटा आयतन, 2 kg में इतना बड़ा आयतन। तो आयतन तो अपरिवर्तित, आयतन परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है आयतन तो। ठीक है, अब भार, इसमें 5 kg, इसमें 10 kg, इसमें 2 kg, इसमें 7 kg, ये भी परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें ये होता है 5 किसके बराबर होता है? m × 10 के बराबर। भार, भार का सूत्र क्या होता है? m × g, या g होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसका मान होता है 10। ठीक है, तो अब भार, भार दे रखा अपन को 5, अपन को द्रव्यमान पता करना है और इसका मान होगा 10। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा इधर? 0.5 kg। ठीक है, अब ये 10 रखेंगे, m × 10, ये 10, एम कितना हो गया? एक। द्रव्यमान कितना? इसका इसका 0.5 kg हो गया, इसका 1 kg होगा, तो ये भी परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। तो बचा कौन? घनत्व। घनत्व, किसी भी वस्तु का घनत्व अपरिवर्तनशील होता है। यदि वस्तु बदलते हैं तो घनत्व बदलता है, यदि मात्रा बदलने पे घनत्व नहीं बदलता है। इस चीज़ का याद रखना। घनत्व, घनत्व वस्तु की मात्रा आयतन पे डिपेंड करता है, मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है। वो कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा हो, कितना बड़ा हो, उसमें घनत्व सेम ही रहेगा। जैसे, ठीक है, और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, घनत्व, घनत्व, घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन आयतन। याद रखना, घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, ये इसकी इकाई है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। याद रखना, इसको और हाईलाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, ग्राम पर सीसी। ये क्या हो गया? द्रव्यमान बटा आयतन। इसको इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, DN, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण पे से दूध उदाहरण है, अपने पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे, एरोसोल, जेल, सॉल। उसमें मैंने उदाहरण भी बताए थे बहुत सारे। तो उस उदाहरण से उसका दूध किसका उदाहरण? दूध है इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग क्रीम उदाहरण है। अब ये सेविंग क्रीम, अपन जो सेविंग करते हैं वो किसका उदाहरण है? तो सेविंग विलियन का उदाहरण है, कोलोइड विलियन का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है, या फॉर्म का उदाहरण है। ठीक है, तो सेविंग फॉर्म का उदाहरण है। फॉर्म में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर गैस डाल दी जाती है तो बनता है फॉर्म। इमल्सन किसे बनता है? लिक्विड के अंदर, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला जाएगा तब बनेगा इमल्सन। लिक्विड पड़ा है उसके अंदर गैस डाल दी जाए तब बनता है फॉर्म। ठीक है, और अभी एक दो और एग्जांपल देखते हैं कि, ठीक है,
अब इसी को रिवाइज करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। जो अपने सारणी पढ़ी थी थ्योरी लेक्चर में, उसको रिवाइज करते हैं वापस, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो बता देता हूँ वापस, ठीक है। इसका 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 आंसर क्या था? इसका आंसर था घनत्व, इसका आंसर था इमल्सन, इसका आंसर है फॉर्म, ठीक है। अब मेरे को बताओ, बादल किसका एग्जाम्पल है? बादल को क्लाउड बोलते हैं। ये किसका उदाहरण है? क्लाउड उदाहरण है एरोसोल का। किसका है? एरोसोल, तो बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल कैसे बनता है? जब कोई गैस पड़ी है, गैस के अंदर लिक्विड डाल दिया जाए, ठीक है, इस तब एरोसोल बनता है। और एक अपन बटर बहुत खाते हैं लोग, बटर बटर के बहुत सारे शौकीन लोग हैं बटर, ठीक है। तो बटर किसका उदाहरण है? बटर किसका उदाहरण है? बटर है एक जेल का उदाहरण, ठीक है। जब कोई आपसे पूछे एक बटर किसका उदाहरण है, बटर जेल का उदाहरण है। जेल क्या होता है? कि को सॉलिड पड़ा है, सॉलिड के अंदर अपन ने लिक्विड डाल दिया, तो बन गया जेल। सॉलिड के अंदर लिक्विड डाल दिया तो बना क्या? जेल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं होता है। जैसे अपने पदार्थ पढ़ा है, ठीक है। पदार्थ किसे मिलकर बनता है? कणों से। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होता है? ये लगातार स्थानांतरित होते हैं। तो हमने बहुत पढ़ा है कि पदार्थ के कण लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। ये यहाँ से लगा, ये यहाँ से लगा, ये वापस यहाँ आ गया, ये वापस यहाँ आ गया, ऐसे स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये पहले वाला भी सही है, ठीक है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ठोस में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, लिक्विड द्रव में थोड़ा कम आकर्षण बल होता है, गैस में बहुत ही कम आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो आकर्षण बल के रूप में ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, तो ये भी सही है। ये बहुत छोटे होते हैं, तो पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ठोस का गुण है? अपने सॉलिड, ठोस मतलब सॉलिड के बारे में पढ़ा था आपने, ठीक है। ठोस का गुण है, ठोस को बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड के गुण कौन कौन से? संकुचित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठोस को संकुचित नहीं किया सकता है। निश्चित आकार का होता है, हाँ, ठोस ठोस का आकार निश्चित होता है। घनत्व, घनत्व अभी पहले बताया था, घनत्व पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि एक ही पदार्थ है ना, पर निर्भर करता है, एक ही पदार्थ है तो घनत्व एक ही रहेगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर बल कम होता है ठोस में अभी पढ़ा, इंटरमोलिकुलर बल सबसे ज़्यादा होता है, बल सबसे ज़्यादा होता है। अपना आंसर क्या हो गया? निश्चित आकार का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय इमिसिबल लिक्विड को मिश्रण अलग किया जाता है, का मिश्रण अलग किया जाता है? ये क्वेश्चन कह रहा कि दो दो पदार्थ है जो आपस में घुलते नहीं है, मतलब विष मांगी मिश्रण बना रहे हैं, विष मांगी मिश्रण बना रहे हैं। तो विष मांगी मिश्रण को, पदार्थों को अलग अलग करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? बर्नर, बीकर, आसवन फ्लास्क या अलग कीप? इसका आंसर होगा सेपरेशन फनल। सेपरेशन फनल के बारे में बताते हैं अभी, सेपरेशन फनल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेपरेशन फनल में क्या होता है कि सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये विधि कहाँ यूज होती है। जब 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 दोनों पदार्थ का घनत्व अलग अलग हो, घनत्व अलग अलग हो, और दोनों आपस में अमिश्रणीय हो, मतलब एक दूसरे को मिलते नहीं है, तो इसका कहते हैं एक फनल लेते हैं, ऐसा फनल होता है, ऐसा फनल होता है एक, ठीक है। के अंदर नीचे एक नल लगा रहता है, ठीक है। अब जो ये बंद कर दिया जाए, जो अमिश्रण तरल है, इसको अंदर भर दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मान लें कि इसमें जल प्लस केरोसिन है, दोनों आपस में मिलते नहीं है, केरोसिन जल के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। जल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, केरोसिन की डेंसिटी कम होती है, तो हमने क्या, डेंसिटी अलग अलग है, घनत्व अलग अलग है, ठीक है। इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद में देखेंगे ना, ये ये यहाँ पर जल बैठ जाएगा, यहाँ पे केरोसिन बैठ जाएगा, ठीक है। तो जल को यहाँ से नल नल चालू करके निकाल देंगे और केरोसिन यहाँ बचा रहेगा, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। और इसमें इसका इसका इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। अब ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, वापस रिवाइज करते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है।
इसका आंसर ये हो गया सी। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क के बारे में, डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं आसवन फ्लास्क। इसमें क्या होता है, आसवन फ्लास्क कब यूज होता है, जब दो घुलनशील पदार्थों को अलग करना है, अलग करना है, तब इसका यूज किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो घुलनशील पदार्थों को अलग 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 करने के लिए डिस्टिलेशन फ्लास्क का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। तो नमक का आपको पता ही होता है कि जो खारे पानी की झीलें होती है या समुद्र का पानी होता है, उसको कहीं भर देते हैं, उसको सूर्य सूर्य में खुला छोड़ देते हैं, तो सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे पानी वाष्पीकरण होता है और नीचे NaCl बच जाता है। ठीक है, नीचे क्या बच जाता है, NaCl, नीचे क्या बच जाता है, NaCl बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके लिए कौन सी विधि यूज की जाती है, वाष्पीकरण। अब ये इंपॉर्टेंट विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में किसको अलग किया जाता है, जो अपनी डाई होती है, डाई में कलर के अलग अलग घटकों को पृथक किया जाता है। ठीक है, पृथक किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ की चौथी अवस्था है। हमने तीन तो पढ़ी है, तीन तो पढ़ी है, तीन तो पुराने अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अब ये बोल रहा है कि चौथी अवस्था कौन सी है। चौथी अवस्था मतलब आपने पढ़ा था दो अवस्था और बोली, एक तो पढ़ी थी प्लाज्मा, एक पढ़ी थी BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, BEC। ठीक है, तो चौथी अवस्था कौन सी होगी, प्लाज्मा। ठीक है, अब ये थोड़े दो अटके क्वेश्चन डाले थे, इसको थोड़ा मतलब आपको बिना MCQ को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका क्या कारण हो सकता है, सोच के बताइए। वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। इसका आंसर आंसर होता है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा इसका आंसर है। गुप्त उष्मा के कारण भाप से अधिक हाथ जलता है। गुप्त उष्मा के कारण भाप से अधिक, इसका आंसर क्या होगा, गुप्त उष्मा। इसका एक उदाहरण दूं, जब आप जब जब आप रोटी रोटी गर्मा गर्म हाथ में लेते हैं ना, तो जो आप भाप भाप जो रोटी की गर्मी है उससे हाथ नहीं जलता, जो उसके अंदर से जो भाप निकलती है उससे हाथ जल्दी जलता है। वो किसका कारण है, वो भी गुप्त उष्मा के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, M × G। M भले कितना भी हो, भार चेंज होता है, हमेशा ध्यान रखना, भार परिवर्तनशील है, शील है। द्रव्यमान एक ही पदार्थ का द्रव्यमान, भार मतलब भार परिवर्तनशील नहीं है, भार डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर। याद रखना, भार डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, द्रव्यमान किसी पे डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या रहेगा इधर, समान रहेगा। इसका आंसर होगा द्रव्यमान समान रहेगा। द्रव्यमान समान रहेगा, कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आयतन। ठीक है, आज हमने अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए उसके और रिवीजन भी किया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। चलो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद, और आप हम आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। ठीक है, ओके।